So hey everyone, welcome back. Welcome to another section in the Rust series and इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन रस्ट. सो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने कवर किया था वेरिएबल्स एंड इम्यूटेबिलिटी एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे डेटा टाइप्स दैट कितने तरह के डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है रस्ट के अंदर एंड व्हाई डू वी नीड डेटा टाइप्स, क्या एडवांटेजेस होते हैं डेटा टाइप्स के. सो एवरीथिंग अबाउट डेटा टाइप्स इन दिस वीडियो. विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो डेटा टाइप्स जो हमारा 3.2 चैप्टर नंबर है. So इसके अंदर what they are saying is that every value in Rust is a certain data type, correct? Which tells the Rust about what kind of data is being specified so that it knows how to work with the data. Okay, so we'll look into two data types, scalar and compound. So this is very important कि scalar data types क्या होते हैं and compound data types क्या होते हैं. कीप इन माइंड दैट रस्ट इज अ स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज. इसका क्या मतलब है दैट रस्ट के अंदर जो टाइपिंग्स हैं वो स्टैटिक है, मतलब कि यू हैव टू स्पेसिफाई दैट किस वेरिएबल की क्या टाइप है एंड आप उसकी टाइप को डायनामिकली चेंज नहीं कर सकते. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम अपने कोड में वापस आते हैं एंड यू नो दैट व्हाट दिस कोड इज डूइंग, सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस कोड एंड मैं अपने टर्मिनल को भी बंद कर लेता हूँ सो दैट नथिंग इज कन्फ्यूजिंग फॉर यू. सो यहाँ पर अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से अगर हम उसकी वैल्यू देते हैं ए एंड हम उसको वैल्यू देते हैं 1, राइट. सो यू कैन सी दैट ओके, मैं ए को 1 वैल्यू अगर दे रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली एक टाइप इन्फर हो रहा है मेरे लिए, दैट इज i32. एक सेकेंड के लिए हम इस वेरिएबल को म्यूटेबल बनाते हैं एंड अगर ये म्यूटेबल है सो कैन आई चेंज इट्स वैल्यू, ऑफ कोर्स आई कैन. तो इसकी हम वैल्यू कर देते हैं 10 एंड यू विल नोटिस दैट हमारे इस पर्टिकुलर कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वार्निंग्स है बिकॉज हम ए को यूज़ नहीं कर रहे, बट देयर इज नो एरर, राइट. तो अगर हम इस कोड को कंपाइल करेंगे यू विल सी दैट ये कोड सही से कंपाइल होगा विद वार्निंग्स. लेकिन इवन इफ इट इज़ म्यूटेबल, क्या मैं इसको एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता. क्यों? बिकॉज इट सेज मिसमैच्ड टाइप एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग फाउंड एंड स्ट्रिंग. ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था एक इंटीजर, दिया इसको एक स्ट्रिंग, तो मतलब कि इसकी जो टाइपिंग्स है ना वो स्टैटिक है. लेकिन अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट में लेट्स से अगर आपके पास एक ए वेरिएबल होता है 1, आप उसको वापस से डिफाइन देखो यहाँ पर ए 1 है, आप इसको वापस से डिफाइन कर सकते हो ए एज अ ट्रू विच इज़ नाउ अ बूलियन वैल्यू. अब ए की वैल्यू हो चुकी है ट्रू, अब आप इसको एक स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते हो, नाइस. एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे ए की वैल्यू आ रही है, नाइस. तो जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस जो लूजली टाइप्ड लैंग्वेजेस होती हैं, इसमें आप टाइपिंग्स को ना डायनामिकली चेंज कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट इन द केस ऑफ रस्ट बिकॉज रस्ट क्या है, रस्ट एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है विच मीन्स दैट इट मस्ट नो ऑल द टाइप्स ऑन द वेरिएबल्स एट द कंपाइल टाइम. सो कंपाइल टाइम के अंदर, कंपाइल टाइम पे ही रस्ट को पता होना चाहिए दैट आप इस ए वेरिएबल में क्या डालोगे, आप इस ए वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू डालने वाले हो, कंपाइलर को पता होना चाहिए. इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, आप क्या कर सकते हो. लेट्स से अगर हमने इसको कोई वैल्यू ही असाइन नहीं की, हमने एक ए वेरिएबल बनाया जिसकी हमने कोई वैल्यू ही असाइन नहीं की एंड यहाँ पर मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10. सो नाउ यू कैन सी दैट वो एरर गोज अवे बिकॉज जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो उसको दिखेगा दैट फर्स्ट टाइम जब हम ए को कुछ असाइन करें दैट इज़ 10, तो वो इसकी वैल्यू अपने i32 इन्फर कर लेगा. एंड अगर मैं म्यूटेबल हटा भी देता हूँ यू कैन सी दैट दिस कोड इज़ वर्किंग फाइन, लेकिन बिकॉज मैंने म्यूटेबल हटा दिया, नाउ इफ़ आई ट्राई टू चेंज द वैल्यू वो नहीं होगा. फर्स्ट टाइम देने से उसकी वो वैल्यू खुद ब खुद इन्फर कर पा रहा है, करेक्ट. लेकिन अब नाउ यू कैन सी दैट इट इज़ कॉजिंग एन एरर. सो अगर आप इस कोड को टर्मिनल एक विम में देखोगे बिकॉज वहाँ पर ये चीज़ तंग नहीं करेगी. रस्ट लर्निंग्स एंड लेट्स जूम इन दी टर्मिनल एंड सी डी करते हैं हमारे वेरिएबल्स फोल्डर के अंदर एंड विम कर लेते हैं सोर्स एंड मेन. सो यू कैन सी दिस इज़ द कोड. तो ये कोड वैलिड है. यहाँ पे क्या होगा, ए को आपने कोई टाइप नहीं दिया विच इज़ फाइन. मेरे को थोड़ा सा और जूम इन कर लेने दो. हाँ, तो यहाँ पे ए को 10 दिया तो कंपाइलर समझ आएगा दैट ए की वैल्यू एक i32 है, इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर हम इसको असाइन नहीं कर सकते बिकॉज ये म्यूटेबल नहीं है. So this is one thing that I wanted to tell you. Okay, the compiler can usually infer what type we want to based on the value and how we use it. तो वो कह रहे हैं यार आपको हर बार ऐसे टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको एक सिंपल मतलब आप इसको अगर असाइन भी कर दोगे 10 पे तो वो ऑटोमेटिकली टाइप को इन्फर कर लेगा. इसको कहते हैं इन्फर करना, कि वो खुद ब खुद इन्फर कर रहा है दैट इसका टाइप क्या है. इन केसेज वे वेन मैनी टाइप्स आर पॉसिबल, अगर कोई ऐसा सिनारियो जहाँ पे ज़्यादा टाइप्स पॉसिबल है तो वहाँ पर आपको उसका जो टाइप है वो देना पड़ेगा. इस चीज़ को कहा जाता है टाइप एनोटेशन. ये जो हमने अभी i32 किया ना, इस प्रोसेस को, इस चीज़ को कहते हैं एनोटेट करना. ओके, सो मेरा विम एक वार्निंग दे रहा है कि हमने ना फाइल को हमने क्या किया, फाइल को एक्चुअली में चेंज कर दिया, दैट इज़ द प्रॉब्लम. तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर तो हम फाइल को लोड कर लेते हैं. सो लेट्स डू अ क्विट
ओके एंड रीओपन द फाइल। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट टाइप जो है ना वो हमारा एनोटेटेड है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप नहीं दूंगा, यहाँ पर कंपाइलर खुद ब खुद इन्फर कर लेगा, लेकिन अगर हम टाइप देंगे, इसको कहते हैं टाइप एनोटेट करना। ओके, सो टाइप एनोटेशन, कूल। सो अगर आपने ये एग्जांपल आपको याद होगा, जब हमने गेम को कोड किया था उसमें हमने गेस वेरिएबल बनाया था, तो यहाँ पर हमें टाइप को एनोटेट करना पड़ रहा था। तो जस्ट इन केस यू डोंट रिमेंबर, मैं आपको कोड भी दिखाता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ सी डी इंटू दी रस्ट हाइफन लर्निंग्स, एंड यहाँ पर अगर मैं विम करता हूँ हमारी गेसिंग गेम के अंदर सोर्स डायरेक्टरी, एंड सोर्स के अंदर वी हैव अ फाइल मेन। तो व्हाट यू विल नोटिस इज कि अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाते हैं, सो यहाँ पर कैन यू सी हमने यहाँ पर गेस को एनोटेट किया था U32। क्यों? बिकॉज जब हम पार्स कर रहे हैं, देखो पार्स आप एक स्ट्रिंग को काफ़ी चीज़ों में कर सकते हो, स्ट्रिंग में भी पार्स कर सकते हो, नंबर में भी, U32 इंटीजर। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स पॉसिबल थे, तो इसलिए हमें यहाँ पर टाइप को एक्सप्लिसिटली एनोटेट करना पड़ा। सो बिकॉज आप 42 को पार्स कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको उसको एनोटेट करना पड़ेगा। इफ़ वी डोंट ऐड द U32 टाइप एनोटेशन शोन इन दी कोड, रस्ट विल डिस्प्ले द फॉलोइंग एरर। उसको पता ही नहीं है ना, उसको पता ही नहीं है कि यार यहाँ पे क्या क्या पार्स क्या करूँ, मैं किस टाइप में पार्स करूँ। तो वहाँ पर जहाँ पर भी मल्टीपल चीज़ें पॉसिबल हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि कंपाइलर कंफ्यूज हो सकता है, तो वहाँ पर आपको टाइप एनोटेट करना पड़ेगा। तो टाइपिंग्स के बारे में क्लियर हो गया दैट टाइपिंग्स हमें चाहिए क्यों, हमें डेटा टाइप्स क्यों चाहिए, बिकॉज स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है एंड किस तरह से आप टाइप्स दे सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं स्केलर टाइप्स की। स्केलर टाइप्स बेसिकली का मतलब होता है एक सिंगल वैल्यू, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू। फॉर एग्जांपल ए क्या है, एक सिंगल वैल्यू जिसकी वैल्यू क्या है 10, इट्स अ स्केलर टाइप, ठीक है। सो स्केलर टाइप रिप्रेजेंट्स अ स्केलर वैल्यू, सिंगल वैल्यू। रस्ट हैज़ 4 प्राइमरली स्केलर टाइप्स। इंटीजर जो हम देख रहे हैं, इंटीजर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जिसमें हम डेसिमल नंबर्स को, सॉरी नॉट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, लाइक 2.3 जिसमें पॉइंट्स आते हैं। बुलियंस, ट्रू फॉल्स वैल्यूज एंड कैरेक्टर्स को हम स्टोर कर सकते हैं। यू मे रिकोगनाइज दीज फ्रॉम द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो हाँ, मतलब सारी कॉमनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये होते हैं। सो देखते हैं दैट ये रस्ट में कैसे काम करते हैं। सबसे पहली चीज़ इंटीजर। एन इंटीजर इज अ नंबर विदाउट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट। इंटीजर के अंदर ना फ्रैक्शंस नहीं होते, पॉइंट्स नहीं होते। सो फॉर एग्जांपल 10 एक इंटीजर है, लेकिन अगर हम 10.4 करेंगे, दिस इज इनवैलिड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर टाइप एनोटेशन को हटा देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इसको इन्फॉर करने लग जाएगा F64। लेकिन अगर आप टाइप दे रहे हो, तो यू विल सी दैट दिस इज एन एरर। तो जो इंटीजर्स होते हैं उसके अंदर पॉइंट्स नहीं होते, ओके। So an integer is a number without fractional component. We use one integer type in chapter 2, the U32 type, ठीक है। तो ये U32 इस चीज़ को बोल रहे हैं, हमने यहाँ पे यूज़ किया था। एंड अभी मैं बताऊँगा ये I और U का क्या फ़र्क है। दिस टाइप डिक्लेरेशन इंडिकेट्स दैट द वैल्यू इट्स एसोसिएटेड शुड बी एन अनसाइंड इंटीजर। तो U का क्या मतलब है? U का मतलब है अनसाइंड इंटीजर, ठीक है। साइंड इंटीजर्स आर स्टार्ट विद आई एंड इंस्टेड ऑफ यू। तो मतलब कि ये क्या है, एक साइंड इंटीजर, एंड अगर आप इसके आगे यू लगा दोगे तो ये एक अनसाइंड बन जाएगा। तो आई मतलब साइंड इंटीजर, यू मतलब अनसाइंड इंटीजर। दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल है, अभी बताता हूँ, ठीक है। एनीवे आगे चलते हैं। तो अभी हमें ये पता लग गया कि आई के साथ साइंड होता है, यू के साथ अनसाइंड होता है, एंड दिस टेक्स अप टू 32 बिट्स ऑफ स्पेस। तो ये 32 का मतलब पता है क्या है? दैट ये एक अनसाइंड इंटीजर है जो 32 बिट्स की स्पेस लेता है। अगर हम U8 कर देंगे तो अनसाइंड इंटीजर है जो 8 बिट्स की स्पेस लेता है। अगर हम इसको U64 कर देंगे, ये एक अनसाइंड है जो 64 बिट्स लेता है। अगर हम इसको I कर देंगे तो ये साइंड है जो 64 बिट्स लेता है। एंड सिमिलरली I8 भी आपके पास हो सकता है, ठीक है। तो साइंड, अनसाइंड एंड उसके बाद नंबर ऑफ बिट्स, ओके। सो यहाँ पर ये है एक टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस टेबल को ना थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो, इसको रिकॉग्नाइज कर लो। सो 8 बिट के लिए I8 फॉर साइंड, अनसाइंड के लिए U8, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट। एंड अगर आप यहाँ पर टाइप दोगे I साइज या U साइज, तो वो पता क्या करेगा? वो ऑटोमेटिकली ना आपकी मशीन का साइज़ देख लेगा कि आपकी मशीन कितने बिट है। तो अगर मैं यहाँ पर आई साइज दूंगा, तो अगर मैं इस कोड को कंपाइल करूंगा एक 32 बिट मशीन पे, तो ये AI32 होगा। अगर मैं इस कोड को कंपाइल करूंगा 64 बिट मशीन पे, तो ये I64 होगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका आर्किटेक्चर क्या है। सो ईच वेरिएंट कैन बी ईदर बी अ साइंड और अनसाइंड and has explicit size. Signed and unsigned refers to whether it's possible to have a number to be negative. इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक ना नंबर सोचो, ठीक है, गेम नहीं खेल रहा हूँ, एक नंबर सोचो। लेट्स से आपने सोचा 42। मुझे एक चीज़ बताओ, जो आपने ये नंबर सोचा, क्या ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर है या फिर एक नेगेटिव नंबर है?
तो आप क्या बोलोगे दैट पीयूष ये 42 एक पॉजिटिव नंबर है। आपको कैसे पता दैट ये एक पॉजिटिव नंबर है? मैंने तो यहाँ पर नहीं लिखा, मैंने तो यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगाया। तो मतलब कि अगर हम कोई भी साइन का यूज़ नहीं करते तो हम क्या एज्यूम करते हैं दैट वो एक पॉजिटिव नंबर है। एंड कैन आई से दैट इसके ऊपर कोई भी साइंड नहीं है, ये कोई इसके ऊपर कोई साइन ही नहीं है, तो मतलब कि ये अनसाइंड है ना, ये अनसाइंड है, इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई साइन नहीं है, ना पॉजिटिव का ना नेगेटिव का। तो अगर किसी नंबर के ऊपर ना तो कोई पॉजिटिव का साइन है ना ही नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब वो नंबर पॉजिटिव है। तो मतलब कि अगर मैं इसको एक सेकंड के लिए यू एड करता हूँ, अनसाइंड इंटीजर बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पर 0 को रख सकता हूँ, 1 को रख सकता हूँ, 2 को रख सकता हूँ, बट मैं -2 नहीं रख सकता, है ना, बिकॉज ये अनसाइंड है। अनसाइंड के अंदर हम साइंस को यूज़ ही नहीं कर सकते, एंड साइंस को यूज़ ना करने का मतलब क्या है दैट अनसाइंड इंटीजर्स सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर मैं इसके आगे प्लस लगा दूँ, अभी भी ये एक प्लस पॉजिटिव 42 है, एंड अगर मैं इसके आगे नेगेटिव लगा दूँ तो अभी ये -42 है। मतलब कि जो साइंड है, अब हम साइंड वेरिएंट्स की बात करते हैं, तो साइंड वेरिएंट्स में साइंड में क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मतलब कि अगर हम इसको एक साइंड इंटीजर बना देते हैं, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइंड एंड अनसाइंड। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, सो साइंड एंड अनसाइंड रेफर्स टू वेदर इट्स पॉसिबल टू हैव अ नंबर टू बी नेगेटिव, इन अदर वर्ड्स वेदर द नंबर नीड्स टू हैव अ साइन और it or it will only ever be positive and can therefore be represented without a sign. गॉट इट। तो अगर वो नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव है तो साइंड, एंड अगर वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर है तो अनसाइंड। इट्स लाइक राइटिंग नंबर ऑन द पेपर, व्हेन द साइन मैटर्स अ नंबर इज शोन विद अ प्लस साइन और अ माइनस साइन, हाउएवर व्हेन इट इज सेफ टू एज्यूम द नंबर इज पॉजिटिव, इट्स शोन विथ नो साइन। ठीक है, तो यही हमने अभी जो बात की, साइन नंबर्स आर स्टोर्ड विथ टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ये टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या है, यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि जो साइंड नंबर्स होते हैं, साइंड कौन से होते हैं, जिसमें पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, जिसमें साइन होता है, वो कैसे स्टोर किए जाते हैं, मतलब इंटरनली कंप्यूटर स्टोर कैसे करता है साइन को, व्हाट दे आर सेइंग। देखो अनसाइंड के केस में तो बड़ा सिंपल है, अनसाइंड के केस में तो आपके पास कोई साइन ही नहीं है, लेकिन अगर वो एक साइंड है तो वो साइंस को स्टोर कैसे करता है, तो साइन नंबर्स आर स्टोर यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप देखोगे टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है ना, जो आपकी सिग्निफिकेंट बिट होती है, सिग्निफिकेंट बिट पता क्या होता है, अगर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, सिग्निफिकेंट बिट ये वाली होती है जो फर्स्ट बिट होती है। ठीक है, ये होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो लेट मी जस्ट गो बैक। ओके, सो गो बैक, सो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब कि सबसे स्टार्टिंग वाली बिट, मतलब कि लेफ्ट मोस्ट बिट जो होती है, अगर वो 1 है इसका मतलब है वो नंबर नेगेटिव है, एंड अगर वो 0 है तो मतलब कि वो पॉजिटिव है। तो मतलब कि टूज कॉम्प्लीमेंट इस पर्टिकुलर केस में व्हाट दे आर सेइंग इज कि हम टूज कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं टू स्टोर द साइन। तो अगर फर्स्ट बिट लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है तो मतलब वो नेगेटिव है, एंड अगर वो 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर है। दैट इज़ हाउ दे स्टोर द साइंस। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ईच वेरिएंट कैन स्टोर नंबर्स फ्रॉम, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू माइट बी थिंकिंग कि पीयूष हमें यू और आई का मतलब समझ आ गया, ये बिट्स का क्या लेना देना है। ठीक है, बिट्स बेसिकली स्पेस है, 8 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट या फिर आर्किटेक्चर। तो इस बिट्स में आप कितने नंबर्स स्टोर कर सकते हो वो बेसिकली बताता है। कैसे, उसका एक फॉर्मूला है, कोई भी वेरिएंट, ठीक है, साइंड वेरिएंट्स की हम बात करें पहले। साइंड वेरिएंट्स जिसमें साइन होता है उसमें आप कितने नंबर स्टोर कर सकते हो, नेगेटिव 2 टू द पावर n-1 से लेकर 2 टू द पावर n-1 -1 इंक्लूसिव तक आप इसके नंबर्स को स्टोर कर सकते हो। इस फॉर्मूला का बताता हूँ कैसे। अगर मैंने यहाँ पे i8 बोला तो एज पर द फॉर्मूला हम कितने नंबर्स यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, तो इसकी जो रेंज होगी वो पता क्या होगी, n के n यहाँ पर है 8। ठीक है, n के वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स। तो इस पर्टिकुलर केस में ये एक साइंड n के 8, तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में लेट्स से n इज 8। अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो नॉट ड्राइव करते हैं मतलब इसको कंप्यूट करते हैं, तो कॉपी कर लेते हैं इस फॉर्मूला को, एंड आई जस्ट पेस्ट इट हेयर। तो एंड यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, ये n-1 पावर में है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग का एक इशू है। सो इसका क्या मतलब, दैट नेगेटिव 2 टू द पावर 7, नेगेटिव 2 टू द पावर 7 कैसे आया, n-1, 8-1 इज 7 से लेकर 2 टू द पावर 7-1, यानी कि इसको कंप्यूट करने के बाद पूरे में से -1 करना है। तो मतलब कि इसकी जो रेंज आएगी वो पता क्या आएगी, नेगेटिव 128 से लेकर 127 तक। तो मतलब कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं इसमें
छोटे से छोटा नंबर रख सकता हूँ -128 एंड बड़े से बड़ा मैं नंबर कितना रख सकता हूँ 127। तो इसको ना एक मिनट कॉपी कर लेते हैं। तो मेरे को इस फॉर्मूला से एक चीज़ पता लग रही है दैट I8 की जो रेंज है ना वो है 10, ठीक है। तो क्या हम इसके अंदर 129 स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यू कैन ऑलरेडी सी द एरर। तो जैसे मैं इसमें 129 रखने का ट्राई करूँगा, आउट ऑफ रेंज, कंपाइल करके देखें, कंपाइल ही नहीं होगा कोड। क्यों? आउट ऑफ रेंज है। वो बोल रहा है I8 के लिए ना 129 नंबर आउट ऑफ रेंज है। सिमिलरली क्या मैं इसमें 128 रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। 129 नहीं रख पाऊंगा, फिर आउट ऑफ रेंज आ रहा है। तो इस रेंज से ना बाहर नहीं जा सकते बिकॉज इसके पास ना सिर्फ 8 बिट्स की स्पेस है एंड 8 बिट्स की स्पेस के लिए आप सिर्फ इसी रेंज के अंदर कर सकते हो, ठीक है, इसके अंदर ही कंप्यूट कर सकते हो। तो अगर आपको पता है दैट आपका जो नंबर है वो इससे ऊपर या नीचे नहीं जाएगा एंड आप स्पेस एफिशिएंट प्रोग्राम्स बनाना चाहते हो तो यू शुड यूज़ I8। एक एग्जांपल देता हूँ, वैसे मतलब वो एग्जांपल इतनी अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ह्यूमन का वेट ले लेते हैं, ठीक है, टेक्निकली आई नो दैट वो इस रेंज में शिफ्ट हो जाएगा एंड आई नो दैट वेट कभी नेगेटिव नहीं होते। मतलब लेट से आपके पास कोई तो ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ इस रेंज के अंदर आपको बनाना है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में यू शुड यूज़ I8। अगर मैं यहाँ पर I64 यूज़ करूँगा मेरी रेंज बढ़ जाएगी, करेक्ट, बिकॉज 64 इज़ अ बिग नंबर, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहा हूँ स्टोरेज। लेट से मुझे पता है पहले से ही कि दैट मेरे प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे इस रेंज में ही नंबर को स्टोर करना है, बट आई एम जस्ट वेस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेस। तो दैट इज़ द थिंग हियर, ठीक है। और अगर वो अनसाइंड है, ठीक है, अगर वो अनसाइंड है तो उसकी रेंज ज़्यादा होगी। कैसे? 0 से लेके, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स तो होते ही नहीं अनसाइंड में, से लेके 2 टू द पावर n-1 तक। तो मतलब कि U8 कहाँ तक स्टोर कर सकता है? 0 से लेके 255 तक। तो अगर ये अनसाइंड होता, अगर ये U8 होता, तो U8 के केस में यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो मतलब कि U8 के केस में आप नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकते, तो मिनिमम नंबर दैट यू कैन स्टोर इज 0 टू कितना 255। तो आप ये फॉर्मूला को कैलकुलेट करके देख सकते हो 255। तो U8 के केस में यू कैन सी ऑलरेडी सी दैट अगर मैं -1 भी स्टोर करूँगा यू कैन गेट एन एरर। तो या तो आप 0 को स्टोर करो या फिर आप 255 को स्टोर करो। 256 को स्टोर करने जाओगे यू विल गेट एन एरर, ठीक है। एडिशनली, ठीक है, तो अब आपको ये सारे समझ आ गए, कुछ नहीं है, I और U साइंड और अनसाइंड है और ये स्पेस है जिसको आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में पुटअप करना है। एडिशनली जो ये I साइज और U साइज है, टाइप डिपेंड्स अपॉन द आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर। तो मतलब कि अगर आप एक 64 बिट के ऊपर कंपाइल करो तो ये I64 हो जाएगा डायनामिकली, एंड अगर आप 32 के ऊपर हो तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यू कैन राइट इंटीजर लिटरल्स इन एनी फॉर्म शोन इन टेबल 3(2). तो ये है हमारा टेबल, इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। नोट दैट नंबर लिटरल्स दैट कैन बी मल्टीपल न्यूमेरिक टाइप्स अलाउज अ सफिक्स, ओके। So note that number literals that can be multiple numbers, numeric types allows type suffix such as 57U8 to designate the number type. For example, मैं numbers को ना ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे हम कोई भी टाइप नहीं देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर 256 लूँगा बाय डिफॉल्ट वो I32 लेता है, दिस इज द डिफॉल्ट। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एज 254 ले लेते हैं एज U8। तो ये पता क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इस नंबर को U8 में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से भी हम नंबर्स को लिख सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे 259 U8 करूँगा यू विल गेट एन एरर। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो उसका टाइप है ना उसको उसके साथ सफिक्स भी कर सकते हो, उसके साथ जोड़ भी सकते हो। फॉर एग्जांपल I32 लिख दो, ठीक है, तो अब ये I32 बन गया, तो 254 एज एन I32। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, ओके। टू डेजिग्नेट नंबर टाइप, नंबर लिटरल्स कैन ऑल्सो यूज अंडरस्कोर एज अ विजुअल सेपरेटर टू मेक द नंबर ईजियर टू रीड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पता है क्या है, अगर आप इस नंबर को पढ़ोगे तो थोड़ा सा ना ब्रेन को एफर्ट डालना पड़ रहा है, ब्रेन को एक एफर्ट डालना पड़ रहा है कि यार 254 नंबर है और U8 उसका टाइप है। या फिर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट, ठीक है, और हम यहाँ पर कुछ भी एक नंबर ले लेते हैं S, जिसकी हम कुछ वैल्यू डालते हैं, ठीक है, S छोटा ले लेते हैं, जिसकी हम कुछ वैल्यू डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लेट से, ठीक है। अब यहाँ पर कैन यू रीड दिस नंबर, क्या आप इस नंबर को रीड कर पा रहे हो? मे बी थोड़ा डिफिकल्ट है इसको रीड करना, ठीक है। सो मुझे नहीं पता दैट ये लाख है या करोड़ है या मिलियंस है, आई डोंट नो, राइट। तो मुझे काउंट करना पड़ेगा कितनी जीरोज हैं। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में हम पता क्या कर सकते हैं, हम ना यहाँ पर अंडरस्कोर डाल सकते हैं। तो मैं फर्स्ट अंडरस्कोर 3 के बाद डाल दूंगा एंड सेकंड अंडरस्कोर यहाँ पर डाल दूंगा एंड अगला अंडरस्कोर यहाँ पर डाल दूंगा। इससे क्या होगा, ये वैल्यू नहीं बदलेगी। यू माइट बी थिंकिंग दैट यार ये तो एक इनवैलिड नंबर हो गया, नहीं, इट विल स्टिल रिमेन द सेम नंबर। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में यू कैन सी दैट दिस इज लाइक 3 फिर 2 फिर 2,
तो दिस इज़ लाइक 1 करोड़, राइट, दिस इज़ लाइक 1 करोड़. सो 1 करोड़ का क्या मीनिंग है, दैट ये 1 करोड़ ही रहेगा, लेकिन अब इसको रीड करना इज़ वेरी इजी, करेक्ट, बिकॉज आई कैन सी दैट ये जैसे हम हमारे नंबर सिस्टम में हम कॉमर्स डालते हैं, राइट, हमारे नंबर सिस्टम में वी पुट अप दीज काइंड ऑफ कॉमर्स ना, तो वही सेम चीज़ है, दैट आप इसको अंडरस्कोर कर सकते हो फॉर बेटर विजुअलाइजेशन. ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पर भी एक अंडरस्कोर डाल सकता हूँ, सो फॉर बेटर विजुअलाइजेशन. तो अंडरस्कोर एक तरह से आप ये लगा लो कि वो इग्नोर हो जाता है कंपाइलर से. तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं ना, प्रिंट एल एन कहाँ हो भाई, प्रिंट एल एन वैल्यू ऑफ एस एस, एंड यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करके देख लेते हैं, दैट इज़ एस. ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करूँगा, यू कैन सी दैट मेरे को ये नंबर वापस मिल रहा है. तो अंडरस्कोर से विजुअल सेपरेटर टू मेक नंबर ईजियर टू रीड, सच एज दिस विल हैव द सेम वैल्यू एज दिस. तो ये आप रीड कर सकते हो. तो ये कुछ तरीके हैं नंबर्स को लिखने के. डेसिमल्स में लिखना है, अंडरस्कोर डालो, तो दिस इज लाइक 98,222. हेक्स में लिखना चाहते हो 0xFF, हेक्स में भी लिख सकते हो, ऑक्टल में भी लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इसको कॉपी करते हैं एंड इसको ना यहाँ पे पेस्ट करते हैं. सो नाउ दिस इज अ हेक्स. ठीक है, हेक्स फॉर्मेट में मैं नंबर को लिख रहा हूँ, बिकॉज 0xFF इज टेलिंग दैट दिस इज अ हेक्स नंबर विच इज़ फॉर 255. ठीक है, आप ऑक्टल में भी लिख सकते हो, आप बाइनरी में भी लिख सकते हो. बाइनरी में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, 0O से सफिक्स कर दो, फिर बाइनरी में नंबर लिख दो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 1010 लिखूँगा, तो ये क्या है, दिस इज़ लाइक 1010, है ना. तो अगर हम इसको रन करेंगे, दिस इज़ लाइक 1010. अगर हम इसको 0B कर दें, तो अब ये एज अ बाइनरी कैलकुलेशन में सिर्फ 10 आना चाहिए. यस, सो ये बाइनरी कैलकुलेशन 10. ठीक है, सो इस तरह से भी आप लिख सकते हो. आप इसको बाइट्स में भी लिख सकते हो. तो कैसे, बस बी लगाओ फॉर ए, एंड ए का कितना होता है बाइट, ए का बाइट वैल्यू होता है 65, राइट. स्काई टेबल अगर आपने पढ़ा होगा, या UTF-8 का अगर आपने इनकोडिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो ए का 65 होता है, छोटे ए का क्या होता है 32 सॉरी 97. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन इवन राइट इट इन बाइट्स. तो ये कुछ तरीके हैं नंबर लिटरल्स को लिखने के. So, how do you know which type of integer to use? If you are unsure, Rust default generally is a good place to start. Integer type का जो default होता है i32 होता है. तो मतलब कि अगर आप कोई भी टाइप नहीं दे रहे हो, लेट्स से मैं कुछ टाइप ही नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ 12 लिख दे रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये i32 लेगा. एंड प्राइमरीज एंड द प्राइमरी सिचुएशन इन विच यू वुड लाइक टू यूज i size और u size इज व्हेन इंडेक्सिंग सम सॉर्ट ऑफ कलेक्शन. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि यार अगर आपको नहीं पता ना कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो यार डिफॉल्ट रहने दो. दिस इज वॉट दे आर सेइंग. कूल. अब बात करते हैं समथिंग नोन एज इंटीजर ओवरफ्लो. ठीक है, इंटीजर ओवरफ्लो क्या होता है. इंटीजर ओवरफ्लो का मतलब होता है कि आप ना उसकी रेंज से बाहर चले गए. कैसे, मैं बताता हूँ. यहाँ पर ना आपको पता है, यहाँ पे U8 लिखना था मुझे, एंड इसको भी हटा दो. ठीक है, फॉर्मूला को भी हटा दो. आपको पता है दैट U8 की जो रेंज है, मुझे I की भी चाहिए. हाँ, आपको पता है कि दैट I8 की रेंज इतनी है और U8 की रेंज इतनी है. करेक्ट, आपको कैसे पता, बिकॉज हम अभी तो हमने पढ़ा. अगर मैं इसके अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट माई वेरिएबल A, जिसको मैं टाइप दूंगा U8, एंड इसको मैं वैल्यू दे सकता हूँ 250. मैं इसको दे सकता हूँ बिकॉज ये इन द रेंज है. लेकिन अगर मैं इसको वैल्यू दूँ 256, ये आउट रेंज आ रही है, तो यू कैन सी दैट कंपाइलर ना, जब भी हम आउट ऑफ रेंज जाते हैं, कंपाइलर उस गलती को पकड़ लेता है. वैसे इस चीज़ को कहा जाता है दैट आप ना इंटीजर को ओवरफ्लो कर रहे हो. ओवरफ्लो का क्या मतलब, कि भाई आप ना उसकी रेंज से ऊपर जा रहे हो. इस चीज़ को कहा जाता है ओवरफ्लो करना, कि जब भी आप उसकी रेंज से बाहर जाओगे, यू आर डूइंग एन इंटीजर ओवरफ्लो. ठीक है, तो इंटीजर ओवरफ्लो क्या होता है, रेंज से बाहर जाना. तो दे आर सेइंग दैट अगर आपके पास एक वेरिएबल है जिसका टाइप है U8, that can hold values between 0 to 255. If you try to change the variable to the value outside the range, that such as 256, अगर आप उसको असाइन करते हो, integer overflow will occur, which can result to one of the two behaviors. This is important. When you are compiling the code in debug mode, जो डिफ़ॉल्ट मोड होता है ना, debug मोड याद है, जब हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि जब हम सिंपल कार्गो रन करते हैं ना, तो ये कोड को ना कंपाइल करता है टारगेट के अंदर डीबग मोड में. बाय डिफ़ॉल्ट डीबग मोड होता है. रस्ट इंक्लूड्स चेक्स फॉर इंटीजर ओवरफ्लो दैट कॉजेज द प्रोग्राम टू पैनिक इन द रन टाइम. इसका मतलब, पैनिक का मतलब क्या होता है, रस्ट यूजेज द टर्म पैनिकिंग व्हेन द प्रोग्राम एग्जिट्स विद एन एरर. विल डिस्कस पैनिक्स इन मोर इन चैप्टर नंबर 9. तो मतलब कि जब आप अपने कोड को कंपाइल करते हो डीबग मोड में, जो कि डिफ़ॉल्ट मोड है, रस्ट
उसमें ओवरफ्लो का चेक करता है एंड आपके कोड को पैनिक कर देता है, मतलब कि कोड को कंपाइल ही नहीं होने देता, ठीक है, डीबग मोड में। लेकिन अगर आप इसको कंपाइल करते हो रिलीज फ्लैग में, मतलब प्रोडक्शन बिल्ड बना रहे हो, तो रस्ट ये चीज़ें चेक नहीं करता। इंस्टेड इफ ओवरफ्लो अकर्स, रस्ट परफॉर्म्स टूज कॉम्प्लीमेंट रैपिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, ठीक है, एक मैजिक देखते हैं। ये 256 है, हमें क्लियरली पता है दैट ये आउट ऑफ रेंज है। रन करूँगा, अगर मैं इसको डीबग मोड में रन करूँगा, लाइक कार्गो रन करूँगा, तो यू कैन सी हमारे पास ये एरर आएगा। तो व्हाट दे आर सेइंग कि पीयूष अगर मैं इसको हाइफन हाइफन रिलीज फ्लैग दूँ तो क्या ये चेक होगा ही नहीं, क्या ये कंपाइल हो जाएगा? बिकॉज दैट इज व्हाट दे आर सेइंग ना, कि व्हेन यू आर कंपाइलिंग इन द रिलीज मोड, रस्ट डू नॉट इंक्लूड दीज चेक्स फॉर ओवरफ्लो, राइट। अगर मैं इसको रन करूँगा, यार ये तो अभी भी कंपाइल नहीं हो रहा है, ये तो अभी भी कंपाइल नहीं हो रहा है, तो आई टेल यू व्हाट डू दे मीन। यहाँ पर ना प्रॉब्लम क्या है, कंपाइलर को ना पता है कि यार ये ना ओवरफ्लो हो रहा है। ऑब्वियस है यहाँ पर, अगर आप एज अ ह्यूमन इस कोड को देखते हो, ऑब्वियस है 256 तो बाहर है, ठीक है। इसको ना थोड़ा डायनामिक करते हैं। डायनामिक बनाने के लिए ना मैं एक फंक्शन बनाऊंगा रैंडम, ओके, मैंने यहाँ पे बनाऊंगा रैंडम नंबर। ये फंक्शन ना क्या करेगा, एक ना U8 रिटर्न करेगा रैंडमली, ठीक है, रैंडमली रिटर्न कर सकते हैं। अभी के लिए ना हम इसमें रिटर्न कर देते हैं 200, ठीक है। तो ये रैंडम नंबर हमेशा 200 रिटर्न करेगा एंड मैं इसको असाइन करूँगा एक रैंडम नंबर पे, राइट। अब ये काइंड ऑफ एक डायनामिक वैल्यू हो गया। आपको नहीं पता ना दैट ये रैंडम नंबर क्या रिटर्न करेगा, कुछ भी रिटर्न कर सकता, हो सकता है ये एक API कॉल हो, तो ये 200 रिटर्न कर रहा है, जो हमारे रेंज में हो भी सकता नहीं भी। तो प्रिंट एलन करके देख लेते हैं दैट वैल्यू ऑफ A इज दिस A, ठीक है। तो मुझे नहीं पता क्या होगा, चल भी सकता नहीं भी। तो पहले ना डीबग मोड में बात करते हैं। अभी हम कौन से मोड में, डीबग मोड में। तो डीबग मोड में आ जाओ, तो रन कर लेते हैं। ये कोड सही चल गया, 200 रेंज में था। सो ये वाला जो कोड था वो हमारा बिल्कुल क्लियरली रन हो रहा है, 200 इज इन रेंज। अब एक काम करें, यहाँ पे ना रैंडम नंबर कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है क्या होगा, इसके अंदर ना हम ऐड कर लेते हैं 100। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कुछ डायनामिक चीज़ हो रही है। क्या हो रही है, रैंडम नंबर इज गेटिंग कॉल्ड जो 200 रिटर्न कर रहा है। तो यानी कि हमें नहीं पता यहाँ पे 200 है या क्या है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे 200 डालूंगा तो रस्ट के कंपाइलर को पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रैंडम नंबर डाल देते हैं और यहाँ पर मैंने डाल दिया 100। अब जब ये कंप्यूट होगा ये तो बनेगा 300 और 300 तो U8 में आ ही नहीं सकता। तो दैट मीन्स अगर हम इस कोड को डीबग मोड में ही कंपाइल करते हैं, ठीक है, डीबग मोड में ही रन करते हैं, तो व्हाट यू विल गेट इज, आपको दिखा दैट ये एक्चुअली में पैनिक हो गया। ये एक्चुअली में पैनिक हो गया। पैनिक का मतलब हमारा प्रोग्राम क्रैश कर गया। तो ये जो इन्होंने कहा था ना, बिल्कुल सही बोला था कि यार अगर रन टाइम के ऊपर आपका ये बाहर चला गया, क्या हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 200 डाल दूँ एंड इसको मैं रन करूँ, तो स्टिल यू कैन सी दैट इट इज़ गेटिंग पैनिक। सॉरी, यहाँ पर इसको पता लग गया कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो तभी हमने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल लिया था। तो यहाँ पर हमारा कोड पैनिक कर रहा है, ठीक है। तो डीबग मोड में रस्ट includes checks that for an integer overflow that will cause program to panic। लेकिन रिलीज फ्लैग में क्या होगा? अब रिलीज फ्लैग में करें इसको, हमको ना रिलीज फ्लैग में करते हैं रिलीज। यार ये तो 44 आ गया, वैल्यू तो 44 आ गई, ये क्या हुआ? ये 44 कैसे आ गया, है ना? 44 कहाँ से आया? तो ये बड़ा एक कमाल की चीज़ है। तो इन्होंने ये लिखा है कि व्हेन यू आर कंपाइलिंग इन द रिलीज मोड ना, रस्ट डज नॉट इंक्लूड दिस चेक। तो यानी कि कोड क्रैश नहीं होता रिलीज मोड में। इफ ओवरफ्लो अकर्स, रस्ट परफॉर्म्स अ टूज कॉम्प्लीमेंट। इन शॉर्ट, वैल्यूज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू रैप अराउंड टू द मिनिमम वैल्यू दैट कैन होल्ड, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा अजीब में लिखा है। इसका क्या मतलब है, आप 0 से लेके 255 में तो जो मर्जी डालो रिलीज मोड में, ठीक है। डीबग मोड में क्रैश, रिलीज मोड में अगर आप 2 अगला नंबर डालोगे, अगला नंबर क्या है 256, वो ना उसको वापस रीसेट कर देगा 0 पे। एक साइकिल को सोचो, एंड 257 को वो रीसेट कर देगा 1 पे, एंड 258 को वो रीसेट कर देगा 2 पे। तो मतलब कि इसके बाद काइंड ऑफ वो पता क्या बोल रहा है, इसके बाद अगर आप कोई भी नंबर डालोगे वो फिर 0, फिर वो 1, फिर 2 ऐसे हो जाएगा। तो 255 है, 256 0 पे बन जाएगा। तो मतलब कि देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है 200। हम क्या करते हैं, हम ना 200 में ना सिर्फ 55 प्लस करते हैं सो दैट इट इज़ 255, ठीक है। हम ना इसको हमेशा रिलीज मोड में ही चलाएंगे, यू नो द रीज़न, ठीक है, क्योंकि डीबग मोड में तो ये क्रैश कर जाएगा। रिलीज मोड तो यू आर गेटिंग 255।
व्हाट इफ आई ऐड 56, यानी कि अब नंबर क्या बनेगा 256। 256 पे मुझे क्या मिल रहा है 0, एंड अगर मैं इसमें 57 ऐड करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा 2, तो मेरे को 1 मिलना चाहिए। तो मतलब कि ये क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, समझे। लेकिन अगर मैं इसको रिलीज मोड के बिना चलाऊंगा, डीबग मोड में चलाऊंगा, तो ये पैनिक कर जाएगा। So this is how it is designed. In case you wait, the value 256 becomes 0, 257 becomes 1, and so on. The program won't panic, but the variables will have the value that probably isn't what you are expecting to have. Relying on the integer overflows wrapping behavior is considered an error. तो बेसिकली यहाँ पे है क्या कि यार वो कह रहे हैं हम प्रोग्राम को तो क्रैश नहीं करेंगे, बट बग्स आएंगे, है ना, बिकॉज हम मे बी एक्सपेक्ट कर रहे थे वैल्यू 257, बट हुआ क्या, वो नीचे चला गया। तो लेट्स से अगर हमने किसी को बोला यार कोई नंबर गेस करो एंड आप उसमें 200 ऐड कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो यार वो नंबर 200 से ऊपर बनेगा, 300 भी बन सकता है, 400 भी, बट एक्चुअली में बिकॉज आप U8 में स्टोर कर रहे थे और वो नंबर 2 या 3 बन गया। सो दिस कैन कॉज ऐसे बग्स जो मे बी आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। सो दिस इज़ वन थिंग, ठीक है। यूजुअली व्हाट दे से इज़ कि यार देखो, डीबग मोड में जब आप उसको रन कर रहे हो तो एरर्स आ रहे हैं ना, तो आप अपनी टेस्टिंग अच्छे से करो, ठीक है। कि अगर आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाए डीबग मोड में, तो आप उसकी टेस्टिंग करो, आप अपने आप इफ एल्स या फिर आप सारी कंडीशंस को, सिचुएशंस को हैंडल करो। बट जस्ट इन केस कोई टेस्ट केस रह भी जाता है तो वो प्रोडक्शन पे क्रैश नहीं करेगा, बट इंस्टेड वो इस तरह के कुछ बग्स बनाएगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ। इसमें व्हाट दे आर सेइंग इज कि यार अगर आप इसको हैंडल करना चाहते हो ना खुद से, तो आप ना इन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देयर इज समथिंग नोन एज रैपिंग ऐड, देयर इज समथिंग नोन एज चेक्ड ऐड, देयर इज समथिंग नोन एज ओवरफ्लोइंग ऐड, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ऐसे ऐड मत करो। वो बोल रहा है तुमने काम करो, इसके ऊपर ना एक रैपिंग ऐड लगा दो एंड 57 ऐड करो। अब इसमें पता क्या होगा, जब हम इसमें 57 ऐड करेंगे एंड इसको हम रिलीज मोड में चलाएंगे, तो नाउ यू कैन सी दैट उसने क्या किया, इसको 1 कर दिया, मतलब सेम चीज़ कर रहा है ना, सेम चीज़ कर रहा है रैपिंग ऐड में। एंड इफ़ वी रन इट इन का कार्गो रन ऑल्सो, तब भी ये 1 आ रहा है। अब ये पैनिक नहीं कर रहा बिकॉज मैं रैपिंग ऐड कर रहा हूँ। अब ये पैनिक डीबग मोड में भी नहीं कर रहा, यू कैन सी डीबग मोड में भी पैनिक नहीं कर रहा। इसका बेनिफिट क्या है, दैट मेरे को ना सेम रिजल्ट मिलेगा इन बोथ ऑफ दी सिनारियोस, ठीक है। आप रैपिंग ऐड कर सकते हो, चेक्ड ऐड कर सकते हो। चेक्ड ऐड में क्या होता है, अगर मैं इसके ऊपर चेक्ड ऐड करता हूँ ना, तो वॉट यू विल सी इज दैट ये U8 रिटर्न नहीं करेगा, ये ना एक ऑप्शन रिटर्न करेगा। ऑप्शन में ना ये वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी। इसका क्या मतलब, आई टेल यू, समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस देखो, ठीक है। आई कैन से दैट इसको ना मैच कर लो, ठीक है। इसके ऊपर एक मैच स्टेटमेंट लगा लेते हैं। इसमें ना या तो हमारे पास नंबर आएगा, या तो हमारे पास नंबर आ जाएगा ऐड होके, तो इसको एज इट इज रिटर्न कर देंगे। और अगर हमारे पास नन आता है, तो हम ना बस यहाँ पे प्रिंटलन कर देंगे दैट कैन नॉट ऐड, एंड हम अपने प्रोग्राम को ना यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, तो जस्ट रिटर्न कर दो, ठीक है। तो मैं पता क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यार देखो, एक काम करो, रैंडम नंबर के ऊपर ना चेक करके ऐड करना। अगर तो ऐड हो रहा है, मतलब कि अगर ऐड हो रहा है तो नंबर रिटर्न कर दो, नहीं तो बोल दो कैन नॉट ऐड। तो अब देखो क्या होगा, वो चेक करेगा ऐड हो रहा है, वो बोल रहा है ना कैन नॉट ऐड, ठीक है। मतलब कि क्या मैं 50 ऐड कर सकता हूँ, देख लेते हैं। हाँ भाई 50 ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप चेक्ड ऐड कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो एक ओवरफ्लोइंग ऐड, ठीक है। ओवरफ्लोइंग ऐड पता क्या करता है, रैंडम नंबर डॉट ओवरफ्लोइंग, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ दैट हाँ ये चीज़ें भी पॉसिबल है। ओवरफ्लोइंग ऐड, अगर मैंने इसके अंदर ऐड किया 50, ये क्या करेगा ना, ये ना एक टपल रिटर्न करता है। टपल क्या होता है उसको हम अभी देखेंगे, एंड मैच को हटाओ, ठीक है। ये क्या करता है चीज़, ये ना ऐसा रिटर्न करता है, कुछ एक ऐसा सिंटैक्स रिटर्न करता है कि भाई मैं ना एक तो तुम्हें रिजल्ट दे दूंगा A, और मैं ना तुमको एक वैल्यू दूंगा B जो कि एक बूलियन है, ठीक है। एक काम करते हैं, B को भी console डॉट लॉग कर ले, प्रिंट ln कर लेते हैं, एंड B इज दिस B। अब देखना क्या होगा, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ जिसमें मैं 50 ऐड कर रहा हूँ, तो वो पता क्या बोल रहा है कि यार हाँ रिजल्ट आया 250, 200 प्लस 50 एंड फॉल्स, ठीक है, मतलब कि ओवरफ्लो नहीं हुआ। अगर मैं इसके अंदर 57 ऐड करता, तो ये ना मेरे को नंबर तो देता 1, लेकिन ये मेरे को बता देता कि भाई ट्रू, कि यार ये ना एक ओवरफ्लोड वैल्यू है तो है वैल्यू 1, बट ये ना एक ओवरफ्लोड वैल्यू है, तो तू देख ले इसका क्या करना है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो टू हैंडल दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज, बट इनके बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे हमने काफ़ी बात कर ही लिया, इनके बारे में बाद में बात करते हैं। तो नेक्स्ट डेटा टाइप जो हमारे पास आता है वो है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स, ओके। सो फ्लोटिंग क्या होता है, रस्ट ऑल्सो हैज़ 2 प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग नंबर्स विच आर नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स, मतलब जिनके अंदर पॉइंट्स होते हैं 2.4, 3.14, 3.1, जिनके अंदर टाइप्स होते हैं। रस्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर, सिर्फ इसमें दो ही हैं, F32 एंड F64। F32 फ्लोटिंग 32 बिट
64 मतलब F64 bit, floating 64 bit which are 32 bits and 64 bits inside respectively. The default is F64. अगर आप कोई भी टाइप नहीं दोगे तो मतलब कि अगर आप यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल बना रहे हो v एंड आप उसको टाइप दे रहे हो 3, तो बाय डिफ़ॉल्ट i32 होगा. लेकिन अगर आप इसको 3.0 कर दोगे, सॉरी नॉट 3.0, 3.0 लाइक दिस, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा F64. ठीक है, तो F64 इज़ दी latest one, because in modern CPUs it is roughly the same speed as F32 and is capable of more precisions. All floating points are signed. जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं वो साइंड होते हैं, इसमें अनसाइंड का कॉन्सेप्ट नहीं होता. दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो. तो ये एक एग्जाम्पल है, तो इसको हम इरेज कर दें सारा. ठीक है, इरेज कर देते हैं एंड इसको भी हम हटा देते हैं. सो यू कैन सी हम x बना सकते हैं. F64 ये डिफ़ॉल्ट है, लेकिन यहाँ पर हमने टाइप एनोटेट किया है. ठीक है, टाइप एनोटेट 32 एंड दिस इज़ लाइक 32. सो दिस इज़ एन F32, दिस इज़ एन F64. तो आप यहाँ पे कोड को और क्लियरली देख सकते हो. F32 कैसे बनाया और सिंपल F64 कैसे बनाया. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द IEEE 754 स्टैंडर्ड. द F32 टाइप इज़ अ सिंगल प्रिसीजन एंड इज़ अ डबल प्रिसीजन. इसके ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, बट मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ. एक काम करते हैं, एक ना वेरिएबल बनाते हैं, लेट माई F64 ऐसा बना लेते हैं, माई अंडरस्कोर F64. इसको हम ना कुछ टाइप नहीं देंगे बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट F64 होता है, तो इसको हम देते हैं 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा एक लंबा सा एक नंबर दे देते हैं. फिर हम एक और बनाएंगे, इसका हम नाम रख देते हैं F32 एंड इसको ना हम एक्सप्लिसिटली टाइप दे देंगे F32 की. तो नाउ यू कैन सी दैट मेरे पास ना दो वेरिएबल्स हैं, जिसमें से फर्स्ट का जो टाइप है दैट इज़ F64 एंड सेकेंड है F32. प्रिंट एलन करते हैं, समझ आ जाएगा कहानी. ठीक है, सो यहाँ पे मैं बोलूँगा माई F64 की वैल्यू है ये. ठीक है, एंड 32 की वैल्यू है ये. ठीक है, जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा यू कैन सी दैट व्हाट इज हैपनिंग. कैन यू सी दैट कितने प्रिसीजन पॉइंट्स आर कमिंग. तो F64 का जो प्रिसीजन है दैट इज़ मोर देन F32. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट दे मेंट. तो आप इसके बारे में गूगल पे पढ़ सकते हो. एनीवे, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आई वुड से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बस मेजरली याद रखना F के दो वेरिएंट्स एंड दे आर यूज टू हैंडल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. अब न्यूमेरिक ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं, बिकॉज हमने नंबर्स कवर कर लिए. दो तरह के नंबर्स होते हैं, पहले इंटीजर्स एंड फ्लोट्स. इंटीजर्स में यू हैव टू थिंग्स, अनसाइंड एंड साइंड, और फ्लोट्स में यू जस्ट हैव साइंड. F32 एंड 64 दोनों में है. सो रस्ट सपोर्ट्स द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस दैट यू एक्सपेक्ट. एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, एंड इंटीजर डिवीजन ट्रंकेट्स टुवर्ड्स 0 टू द नियरेस्ट इंटीजर. द फॉलोइंग कोड शोज हाउ टू यूज लेट. तो व्हाट दे आर सेइंग कि यार रस्ट में जितने भी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो सब सपोर्टेड हैं. अब यहाँ पर बस एक चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए. आप इस तरह से ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आप लेट बनाते हो, ठीक है, अगर मैं एक ऐसा वेरिएबल बनाता हूँ x जिसकी हम वैल्यू रखते हैं 4/2, आपको पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा. बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज I32 एंड यू नो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2. तो अगर आप इसको प्रिंट एलन कर लेते हो दैट x इज x की वैल्यू एंड आप इसको टर्मिनेट कर देते हो, तो यू विल नोटिस दैट ठीक है मेरे पास 2 आ रहा है. बट क्या अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ, जिसका आंसर क्या आएगा 2.5. लेकिन क्या आप 2.5 को क्या आप 2.5 को इंटीजर 32 में रख सकते हो? नहीं. तो ये ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा 2 में. ठीक है, तो यू कैन सी दैट वो जो पॉइंट के बाद जो भी होता है ना वो हट जाता है, तो ये 2 रह जाता है. ठीक है, लेकिन अगर ये F32 होता, अगर इसका टाइप F32 होता, तो पहली बात आपको इसको F में कन्वर्ट करना है, दोनों को फ्लोट में कन्वर्ट करो. ठीक है, F32 में इसको कन्वर्ट करो एंड नाउ इफ़ यू रन इट यू कैन सी दैट यू आर गेटिंग 2.5. ठीक है, एंड अगर थोड़ा सा अगली लग रहा है तो अंडरस्कोर से कर दो. ठीक है भाई, आपने 32 लिए एंड इसको वो कर दिया. या फिर अगर आपको 32 नहीं करना तो एक काम करो, F.0 एंड F2.0 ले लो. लेकिन अब बिकॉज ये बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ टाइप तो दे नहीं रहे हो, ठीक है, तो यू कैन सी दैट ये 5.0 2.0 बिकॉज पॉइंट्स है. रस्ट को पता है कि ठीक है यार ये दोनों क्या है, ये दोनों फ्लोटिंग्स हैं, तो यू कैन गेट 2.5. सो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि यार इसका जो रिजल्ट है वो -1 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, आप रिमाइंडर्स देख सकते हो. इसका जो टाइप है ना वो ऑटोमेटिकली देखना क्या इन्फर होगा, बिकॉज आप पॉइंट्स दे रहे हो ना, इसका टाइप ऑटोमेटिकली F64 इन्फर होगा बिकॉज को पता है यहाँ पे पॉइंट्स हैं. बट अगर यहाँ पे पॉइंट्स नहीं है लेकिन उनका जो रिजल्ट है, अगर यहाँ पर पॉइंट्स नहीं है
लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो एक पॉइंट में आ सकता है, तो ये I32 जिसमें ट्रंकेशन होगा, ठीक है। ये खेलने वाली चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, ये ना सारी खेलने वाली चीज़ें हैं। ये मतलब अभी लग रहा होगा कि आसान है क्योंकि मैं कर रहा हूँ स्क्रीन पे, बट जब तक आप इनके साथ खेलोगे नहीं ना, नहीं समझ आएगा। तो खेलो भाई इसके साथ, क्योंकि अगर तुम इसके साथ नहीं खेलोगे तो ये फिर ये तुम्हारे साथ खेलेगा, ठीक है। Each expression in the statement uses the mathematical operator and evaluates a single value which is bound to a variable. तो यहाँ पर अपेंडिक्स बी में आप सारे देख सकते हो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सो मॉडुलस है जो आपको क्या रिटर्न करता है, जो आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। अगर आपको प्रोग्रामिंग में एक्सपीरियंस है, आपको ये सब चीज़ें पता है, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस इक्वल्स टू है, कॉमा है, तो आप ये सारे देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट बूलियन टाइप, बहुत सिंपल, ट्रू या फॉल्स वैल्यू। सो एज मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अ बूलियन टाइप, बूलियन में क्या होता है, तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, इसमें बस आपने एक्सप्लिसिटली टाइप एनोटेट किया, इसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगा इनफॉर। द मेन वे टू यूज़ बूलियंस इज थ्रू कंडीशनल्स इफ स्टेटमेंट्स। तो जब भी आप कोई इफ एल्स का यूज़ करते हो या कोई वाइल लूप्स का यूज़ करते हो, तो वहाँ पे यू नीड दिस बूलियंस, ठीक है। तो बूलियंस में बस इतना याद रखना अभी के लिए, दैट आप ट्रू या फॉल्स वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। कैरेक्टर टाइप, ठीक है, कैरेक्टर के रस कैरेक्टर टाइप इज द लैंग्वेजेस मोस्ट प्रिमिटिव अल्फाबेट टाइप। हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर बेसिकली होता है एक सिंगल कैर। फॉर एग्जांपल नॉट पीयूष गर्ग, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर इसको हटाओ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ पीयूष गर्ग, तो पीयूष गर्ग बेसिकली क्या है ना, एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, जिसमें ना पी एक कैरेक्टर है, आई एक कैरेक्टर है, वाई एक कैरेक्टर है, यू एक कैरेक्टर है। लेकिन अगर आप एक कैरेक्टर टाइप की बात करते हो ना, सी, लेट्स से एक सी, तो आप एक सिंगल कैरेक्टर को भी स्टोर कर सकते हो इस तरह से। एक डिफरेंस क्या है स्ट्रिंग में और कैरेक्टर में, कैरेक्टर्स में ना सिंगल कोट यूज़ होते हैं, लेकिन अगर आप इसको कुछ ऐसा करते हैं, लेट एस इज इक्वल्स टू ऐसे पी करते हैं ना डबल कोट्स में, तो ये एक स्ट्रिंग की तरह इन्फर होता है। तो स्ट्रिंग में आप मल्टीपल भी रख सकते हो, लेकिन कैरेक्टर में इट कैन ओनली बी अ सिंगल कैरेक्टर। तो इसमें सिंगल कोट्स होते हैं, डबल कोट्स स्ट्रिंग्स में होते हैं, एंड आप इसमें इमोजीज भी रख सकते हो। यू नो वाई हम इसमें इमोजीज भी रख सकते हैं, बिकॉज ये ना UTF-8 इनकोडिंग पे चलता है। दैट नोट दैट स्पेसिफाई कैरेक्टर लिटरल्स विद सिंगल कोट्स एंड आर अपोज्ड टू स्ट्रिंग लिटरल्स विच यूजेस डबल कोट्स। रस्ट कैरेक्टर टाइप इज 4 बाइट्स इन साइज। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सबका साइज होता है 4 बाइट्स इन साइज एंड रिप्रेजेंट्स अ यूनिक कोड स्केलर वैल्यू विच मीन्स इट कैन रिप्रेजेंट अ लॉट मोर देन ASCII। तो आपके पास जब भी आप स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर्स की बात करते हो ना, आपके पास दो तरह की, आपके पास मतलब मेजरली दो तरह की इनकोडिंग आती है। एस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड, कुछ ऐसा नाम था, एडवांस अमेरिकन स्टैंडर्ड। एक सेकंड, एस्काई की फुल फॉर्म देखें, एस्काई की फुल फॉर्म, सो इट वॉज समथिंग लाइक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। इसका बस प्रॉब्लम क्या था कि अगर आप ये इनकोडिंग में स्ट्रिंग्स को रखते हो ना, इसमें ना आप सिर्फ इंग्लिश के कैरेक्टर्स और कुछ सिंबल्स यूज़ कर सकते हो। इसमें इमोजीज, हिंदी के कैरेक्टर्स एंड कोई रशियन लैंग्वेज, कोई और फ्रेंच लैंग्वेज सपोर्टेड नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ बात करते हो यूनिकोड्स की, ठीक है, तो यू कैन सी दैट यूनिकोड स्केलर वैल्यूज़, इसमें बेनिफिट क्या है, नंबर वन, ये बैकवर्ड कंपैटिबल है, स्काई के साथ भी चलता है। दूसरे, इसमें आप बहुत सारी लैंग्वेजेस रख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, इसमें आप इमोजीज भी रख सकते हो। सो दिस इज वन थिंग, ठीक है। सो यूनिकोड स्केलर वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस इंक्लूसिव, हाउएवर अ कैरेक्टर isn't really a concept of Unicode. So your human intuition for what character is may not match up to what character is in Rust. तो इसमें एक चैप्टर आएगा, चैप्टर 8, दैट इज स्टोरिंग UTF-8 इनकोडेड टेक्स्ट विद स्ट्रिंग। बट अभी के लिए आप समझ लो दैट एक्चुअली में इस कैरेक्टर्स में आप बहुत कुछ रख सकते हो, इंक्लूडिंग स्ट्रिंग्स, इंक्लूडिंग इमोजीज एंड ऑल, ठीक है। सो लेट मी जस्ट क्रिएट दिस एग्जाम्पल फॉर यू। यू कैन सी ऑल आर वेरिएबल, ऑल आर वैलिड, ओके। सो कैरेक्टर दिस, तो यहाँ पे हमारा कवर हो जाता है स्केलर डेटा टाइप्स, ओके। स्केलर यानी कि सिंगल, जिसमें आप बस एक सिंगल वैल्यू रख पा रहे हो। कौन कौन से, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर्स। अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड स्केलर का उल्टा होता है। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड बेसिकली जिसमें आप मल्टीपल चीज़ें रख सकते हो, कलेक्शन, ग्रुप कर सकते हो। सो कंपाउंड टाइप्स आर ग्रुप मल्टीपल वैल्यूज, कैन ग्रुप मल्टीपल वैल्यूज इन वन टाइप। रस्ट हैज़ 2 प्रिमिटिव, टपल्स एंड एरेज, ठीक है। तो कंपाउंड में रस्ट के पास दो चीज़ें, टपल एंड एरेज। आई नो एरेज कहीं ना कहीं आपको क्लियर होगा काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज सारी लैंग्वेजेस में एरेज का कंसेप्ट होता है। टपल्स, अगर आप पाइथन के बैकग्राउंड से, तो यू माइट बी अवेयर अबाउट द टपल्स एज वेल, ठीक है। अ टपल इज अ जनरल वे ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर अ नंबर ऑफ वैल्यूज विद वेराइटी ऑफ टाइप्स। ये इंपॉर्टेंट है,
वेराइटी ऑफ टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को अगर आपको ग्रुप करना है इनटू अ वन कंपाउंड टाइप, तो आप टपल्स को यूज़ कर सकते हो. टपल्स हैव फिक्स्ड लेंथ, मतलब कि एक बार डिक्लेयर हो गया, उनको आप एक्सपैंड नहीं कर सकते डायनामिकली, श्रिंक नहीं कर सकते. एक बार जो साइज उसको मिल गया सो मिल गया. ठीक है. टपल कैसे बनाते हैं? वी क्रिएट टपल बाय राइटिंग कॉमा सेपरेटेड लिस्ट एज अ वैल्यू इनसाइड द पैरेंथेसिस. ईच पोजीशन इन अ टपल हैज़ अ टाइप, एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन टपल्स डोंट हैव टू बी सेम, तो वो अलग अलग भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक टपल बनाओ, टाइप दे दो कि भाई पहली वैल्यू का टाइप है i32, दूसरी वैल्यू का टाइप है f64, तीसरी वैल्यू का टाइप है u8. तो पहली ये है i32, दूसरी वैल्यू है एक f64 एंड फर्स्ट वैल्यू इज़ अ u8. तो अब ये जो एक सिंगल टपल है, एक सिंगल वेरिएबल है, ये तीन वैल्यूज़ को होल्ड कर रहा है. दैट्स वाई इसको हम कंपाउंड टाइप कहते हैं. सो द वेरिएबल टप binds the entire tuple because tuple is considered a single compound element. ठीक है, ये एक सिंगल कंपाउंड एलिमेंट है, स्केलर नहीं है. टू गेट द इंडिविजुअल वैल्यूज आउट ऑफ अ टपल यू कैन यूज पैटर्न मैचिंग और डिस्ट्रक्चर द वैल्यूज. तो मैं आपको ये दिखाता हूँ किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सो एक टपल बनाते हैं. सो लेट मैं अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूँ. ठीक है, लेट पीयूष इक्वल्स, इसको एक टपल बनाते हैं जिसमें फर्स्ट वैल्यू होगी मेरा नेम, सेकेंड वैल्यू हो सकती है एज, थर्ड वैल्यू हो सकती है मे बी ग्रेजुएशन ईयर, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, थर्ड वैल्यू हो सकती है कुछ लाइक ट्रू फॉल्स की वैल्यू. तो फोर्थ वैल्यू हम कुछ रख लेते हैं, लेट्स से 100.00000000, कुछ ऐसी सी एक वैल्यू रख लेते हैं. एंड मैंने बस जीरोस को थोड़ा गलत डाल दिया, नथिंग एल्स. यप, सो यू कैन सी दैट ये एक टपल बन गया एंड इसका जो टाइप है ना वो ऑटोमेटिकली इन्फर हो रहा है. पहली वैल्यू है स्ट्रिंग, दूसरी वैल्यू है i32, तीसरी वैल्यू है बूलियन एंड चौथी वैल्यू एक i32 है. डबल क्लिक करोगे ये इन्फर भी, मतलब ये टाइप को एनोटेट भी कर देगा. सो दिस इज द टाइप. ये एक टपल बन गया. ठीक है, अब एक बार ये टपल बन गया, मैं इसमें और एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकता, मैं इसमें रिमूव नहीं कर सकता, बिकॉज एक बार ये बन गया. तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि भाई इसके अंदर एक और वैल्यू कुछ करके ऐड करो, नहीं, पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्यों? बिकॉज ये ग्रो या श्रिंक नहीं कर सकते. कम पहले ही बना लो, बड़ा बनाना पहले ही बना लो, बाद में नहीं. अब इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे करें? दो तरीके हैं. नंबर वन तरीका क्या है, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं इसको डीस्ट्रक्चर कर सकता हूँ ऐसे. तो मैं इसको डीस्ट्रक्चर करें, इसको हम ऐसे कर सकते हैं x, y, z. एक काम करते हैं, थोड़ी सी सिंपलर वैल्यूज़ ले लें, थोड़ी सिंपल वैल्यूज़ ले लेते हैं. 56 ले लेते हैं, ट्रू ले लेते हैं, और 100.00 ले लेते हैं. ठीक है, सिंपल वैल्यूज़ थोड़ी सी. एंड टाइप एनोटेशन हटा दो सो दैट वो अपने आप इन्फर करता रहे. तीन वैल्यूज़ ली x, y, z एंड इसको मैंने इक्वल कर दिया पीयूष के. अब पता क्या करेगा, ये पीयूष के इक्वल कर देते हैं. अब ये क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू को x में डाल देगा, दूसरी वैल्यू को y में डाल देगा, तीसरी वैल्यू को ये z में डाल देगा. एंड यू कैन ऑलरेडी सी x की वैल्यू i32 आ रही है, y की वैल्यू बुलियन आ रही है, z की वैल्यू वो आ रही है. सो एक बार प्रिंट ln स्टेटमेंट्स कर लेते हैं. दैट x इज, यहाँ पे हम डाल देते हैं x को. ठीक है, x आ गया. एंड सिमिलरली हम y को भी कर लेते हैं. तो ये आ गया हमारा y. एंड सिमिलरली हम यहाँ पे z को भी प्रिंट एलन कर लेते हैं. तो अगर आप इसको रन करोगे यू कैन सी x की वैल्यू 56, ट्रू एंड 100. टपल है इस तरह से. एक और तरीका इसको करने का, आप क्या कर सकते हो, आप कुछ इस तरीके का भी कर सकते हो. प्रिंट एलन दैट फर्स्ट वैल्यू जीरो, एक्चुअली जीरोथ वैल्यू. सो जीरोथ वैल्यू इज, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो, एक सेकेंड, इसको एम्प्टी ब्रेस पीयूष डॉट जीरो, कि इसकी जीरोथ वैल्यू लेकर आओ. सिमिलरली इसको हम कर देते हैं 1. ठीक है, क्योंकि ये वनथ वैल्यू है, वन फर्स्ट वैल्यू है, नॉट वनथ. और एक हम ले लेते हैं सेकेंड. सो 2nd2. ठीक है, रन करें. सो नाउ यू कैन सी दैट इस तरह से भी हम इसको ले सकते हैं. ठीक है, क्या इसके अंदर 3 आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज 3 एग्जिस्ट नहीं करता. सो ओनली 3 वैल्यूज़, जीरोथ वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू. तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहला तरीका. ठीक है, या फिर दूसरा तरीका आप इस तरह से भी कर सकते हो. ये है हमारा टपल. ठीक है, एक ऐसा टपल भी होता है जिसके अंदर ना कोई भी वैल्यू नहीं होती. यू नो, मैं एक ऐसा टपल भी बना सकता हूँ, लेट टप इक्वल्स खाली. ये काफ़ी यूज़फुल होता है जब हम ना रिजल्ट्स के साथ काम करेंगे. तो इसको हम कहते हैं यूनिट. जब एक खाली टपल बनाते हैं विदाउट एनी वैल्यू, उसको कहा जाता है यूनिट. दिस वैल्यू इज कॉरस्पॉन्डिंग टाइप्स बोथ आर रिटन इन दिस थिंग एंड आर रिप्रेजेंटेड एम्प्टी वैल्यू. ये एक तरह का एम्प्टी वैल्यू है. एक्सप्रेशन इम्प्लिसिटली रिटर्न द यूनिट वैल्यू व्हेन दे डोंट रिटर्न एनी अदर वैल्यू. तो ये भी हम देखेंगे. ठीक है, बट अभी के लिए इसको समझ लो दैट इसको यूनिट कहते हैं. खाली, नो वैल्यू, खाली है. ठीक है, ओके. सो ये था हमारा टपल. अब बात करते हैं एरेज की. सो एरेज इज अ वे टू हैव कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज is within array. Unlike tuple, every element of
एरे मस्ट बी ऑफ सेम टाइप. टपल में ना आप मल्टीपल वैल्यूज़ रख सकते हो, मल्टीपल टाइप्स की. एक बुलियन है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, एक इंटीजर है, एक बुलियन है. लेकिन एरेज में ऐसा नहीं होता. एरेज में ना जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सब बिल्कुल सेम टाइप के होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वैल्यू एक इंटीजर है, दूसरी वैल्यू एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तीसरी एक बुलियन है. नहीं, अगर आप एक एरे बना रहे हो, सारी की सारी या तो बूलियन हो सकती है, सारी की सारी ही या तो फिर इंटीजर होंगी. सो अनलाइक एरेज इन सम अदर लैंग्वेजेस, एरेज इन रस्ट हैव अ फिक्स्ड लेंथ, और इनकी जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है. ठीक है. सो एक एरे बनाए, इस तरह से हमने एक एरे बना सकते हैं. ये हमारा एक एरे बन गया. इसका टाइप देखो कि भाई इसमें ना सारे i32 टाइप के एलिमेंट्स हैं और इसकी साइज़ है 5. सो 5 एलिमेंट्स हैं. इसको आप ग्रो या श्रिंक नहीं कर सकते, फिक्स साइज है. ठीक है. एरेज आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू कलेक्ट डेटा कलेक्टेड ऑन द स्टैक रादर देन द हीप. ये स्टैक और हीप क्या होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है. और व्हेन यू वांट टू इंश्योर दैट यू ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एरे के अंदर ना हमेशा फिक्स एलिमेंट्स होते हैं. जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा ये डिफरेंट है ना. अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें ना, जावास्क्रिप्ट में ना आप एक एरे बना सकते हो कुछ ऐसे, जिसमें फर्स्ट वैल्यू हो सकता है एक 1 हो, दूसरी वैल्यू एक ट्रू हो, तीसरी वैल्यू एक स्ट्रिंग हो, एंड लास्ट वैल्यू एक इमोजी, मतलब एक स्ट्रिंग ही है तो इट्स जस्ट एन इमोजी. तो आप इस तरह से भी रख सकते हो. एंड बेस्ट पार्ट इज कि ए के अंदर आप कुछ भी पुश कर सकते हो. लेट्स से आपने पुश कर दिया समथिंग, ओके, समथिंग, एंड अगर आप ए को देखोगे तो ए के अंदर समथिंग पुश हो गया. एंड ए के अंदर आप कुछ चीज़ों को रिमूव भी कर सकते हो. तो ए डॉट शिफ्ट कर दो. सो ए डॉट शिफ्ट कर दिया. अब अगर ये देखोगे तो फर्स्ट वैल्यू हट गई. तो यू कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पर ना हम एरेज को श्रिंक भी कर पा रहे हैं, ग्रो भी कर पा रहे हैं, चेंज भी कर पा रहे हैं, एंड वैल्यूज़ भी अलग अलग टाइप की है. यहाँ पर ऐसा नहीं होता. यहाँ पर इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अ फिक्स लेंथ. तो ये इसका टाइप है. अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा 6, तो नाउ यू आई हैव टू स्पेसिफाई 6 एलिमेंट्स. तो लास्ट एलिमेंट भी मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा. ठीक है. एंड सारे i32 है. अगर हम इसको बूल कर देंगे, अब ये नंबर्स असाइन नहीं कर सकते ना. आप सारे बूलियंस ही लो, ट्रू ले लो, फॉल्स ले लो, फिर से फॉल्स ले लो, फिर से ट्रू ले लो. तो मतलब कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे होमोजीनियस है, सेम है. ओके. एन एरे इज एन फ्लेक्सिबल एज अ वेक्टर टाइप. तो इसमें एक वेक्टर होता है. अगर आपको फ्लेक्सिबल एरे चाहिए ना, उसको वेक्टर कहते हैं. अ वेक्टर इज सिमिलर टू कलेक्शन टाइप प्रोवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दैट इज अलाउड टू ग्रो एंड श्रिंक. अगर आप चाहते हो आपका एरे ग्रो एंड श्रिंक करे तो उसके लिए हम वेक्टर यूज़ करेंगे. एरेज में ऐसा नहीं होता. ठीक है. सो जो वेक्टर्स आएगा वो चैप्टर नंबर 8 में आएगा. अगर आपको पता है कि आपका एरे चेंज नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक एरे बनाना है मंथ्स का, जो आपको पता है यार फिक्स साइज है 12, कभी चेंज नहीं होगा, उस केस में एरे यूज़ करो. राइट. एरेज आर मोस्ट यूजफुल व्हेन यू नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. राइट. एंड आपको पता है वो चेंज नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल मंथ्स को स्टोर करना, तो आपको पता है यार ये हमेशा 12 ही स्टोर करेंगे, तो आप ये चीज़ कर सकते हो. ठीक है. इसका कोई आउटपुट आई थिंक नहीं आएगा. या यू राइट एन एरे टाइप यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट. तो इसका टाइप कैसे एनोटेट करते हैं? इसका जो टाइप होता है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है. इसमें फर्स्ट एलिमेंट होता है सबका टाइप, सेकंड होता है साइज. सो सेमीकोलन, सो टाइप ऑफ ईच एलिमेंट, सेमीकोलन, एंड देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. एक और तरीका बताऊं एरे बनाने का. लेट बी इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूँ भाई 10 कॉमा, नॉट 10 कॉमा, हाँ 10,5. ये पता क्या करेगा? ये ना एक, सॉरी 10 कॉमा नहीं, 10:5. ठीक है. 10:5. ये क्या करेगा? 10:5 का क्या मतलब है कि भाई एक ना एरे बनाओ जिसके अंदर ना 5 एलिमेंट्स होंगे, और सब में 10 डाल दो. इट्स बेसिकली लाइक कि तुम एक एरे बना रहे हो जिसमें तुम एक 10 रख रहे हो. ठीक है. एक 10 रख रहे हो, फिर दूसरा 3, एंड देन 4, एंड देन 5. तो मतलब कि इस तरह से बनाने से, अगर मैं इस तरह से भी बनाऊँ ना एक वेरिएबल, सो लेट सी इज इक्वल्स टू दिस. सो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट दोनों का टाइप सेम इन्फर हो रहा है. लेकिन यार ये ना बहुत ज़्यादा वर्बोस है, ये बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है. तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, एक नया एक इट्स बेसिकली सिंटैक्स शुगर कि एक कर्ली ब्रेस लो, सेमी कॉलन लगा दो. तो इससे क्या होगा, 10 से फिल कर दो 5 एलिमेंट्स. ठीक है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा ना, तो फिर ये एक एरे बनेगा 2 का, जिसमें फर्स्ट वैल्यू 10 है, दूसरी वैल्यू 5 है. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है. इसमें सारी वैल्यूज 10 है, एंड कितनी वैल्यूज है टोटल 5. ठीक है. सो दिस एक्सप्रेशन विल लीड टू दिस थिंग. 3 भर दो 5 टाइम्स. सो 1 2 3 4 5 टाइम्स हमें 3 मिल जाता है. तो ये एक चीज़ है. ठीक है.
एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं यार, जैसे आप बाकी लैंग्वेजेस में करते हो, कैसे, जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, ए ऑफ जीरो फर्स्ट एलिमेंट देगा, ए ऑफ वन सेकंड एलिमेंट देगा, तो सेम है बिल्कुल, कोई चेंज नहीं, जैसे आप बाकी एलिमेंट्स में करते हो उस तरह से आप करते हो, ठीक है। Invalid array element access, let's see what happens when you try to access an element that is not in your array, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो, मेरे पास एक array है, 6 एलिमेंट्स है, आई नो, एंड i32 है। प्रिंट ln करते हैं दैट वैल्यू इज, मैं यहाँ पर ना एक चीज़ लिखूंगा, ठीक है, a का जीरोथ इंडेक्स, क्या आंसर आएगा गेस करो। ऑब्वियसली 1, जीरोथ इंडेक्स मतलब ये वाला, रन करेंगे तो जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू लिया, तो ये जीरोथ एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 5 भरूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 10। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर भर दूँ 7, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, 7 भर दूँ, क्या हुआ, देखें क्या हुआ, इसने क्या किया ना, कंपाइल टाइम पर ही एरर को निकाल लिया। कैन यू सी दैट ऑपरेशन विल पैनिक एट रन टाइम, इसने कंपाइल टाइम पर डिटेक्ट कर लिया कि भाई अगर तुम इस कोड को पब्लिश करोगे ना यार, एरर कर जाएगा, ये पैनिक कर जाएगा। कैसे कि भाई 7th तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, साइज ही 6 है, तो तुम 7th इंडेक्स यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि तुम बाहर जा रहे हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है ना, तुम ना बाहर जा रहे हो। यहाँ पर तो इसको पता लग गया 7, क्यों 7 कैसे इसको पता लगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डाला। बट क्या हो अगर ये 7 वैल्यू कहीं से कंप्यूट होकर आए, तो कंपाइलर कभी पकड़ ही नहीं पाएगा कि यहाँ पे 7 आएगा या, तो यहाँ पे रैंडम एक फंक्शन बना लेते हैं जो ना एक यूज साइज रिटर्न करता है। मैं ना यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ 7, मतलब मैं कंपाइलर को बताने नहीं चाहता कि मैं क्या रिटर्न करूँगा, ठीक है। तो रैंडम को यहाँ पे कॉल कर दो, या फिर एक और अच्छा तरीका बताता हूँ, यहाँ पे एक लेट बना लो इंडेक्स, जिसको आप कॉल कर दो रैंडम पे। ये रैंडम नंबर कहीं से आ रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा है, हो सकता है किसी API कॉल से आ रहा है, तो मुझे ना यार ये एलिमेंट एक्सेस करना है। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, कार्गो रन, तो अब ना ये पैनिक कर गया, कंपाइल हो गया सही से। कार्गो बिल्ड करके देख लो, कार्गो बिल्ड में कोई एरर नहीं आएगा, कार्गो बिल्ड होगा, ठीक है। कार्गो चेक भी कर लो, कार्गो चेक में भी एरर नहीं आएगा, कार्गो चेक कर लो नहीं आएगा, लेकिन कार्गो रन करोगे एरर आएगा। वो बोल रहा है भाई एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, आप बाहर चले गए, आप इंडेक्स से बाहर चले गए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, बिकॉज आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो तो हो सकता है आप बाहर चले जाओ, यूज़र को क्या पता कितने एलिमेंट्स हैं। सो दिस कोड कंपाइल सक्सेसफुली, बट इफ़ यू रन दिस कोड एंड कार्गो रन, एंड अगर आप कोई ऐसा इंडेक्स डालते हो सच एज 10, यू विल सी आउटपुट लाइक दिस कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया। द प्रोग्राम रिजल्टेड इन रन टाइम एरर at a point of using invalid value in the indexing. The program exited with an error message and didn't execute the final println. When you attempt to access an element using the indexing, Rust will check that index you have specified is less than the length of an array or not. If the index is greater than or equal to the length, Rust will panic. एक चीज़ बताओ, यहाँ पर ये क्यों लिखा है if index is greater than or equal? यहाँ पे इक्वल क्यों चेक कर रहा है? अगर इक्वल भी है लेंथ के तो भी पैनिक कर जाएगा। अगर यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं और मैं यहाँ से 6 रिटर्न करता हूँ, 6 रिटर्न करता हूँ, तो भी ये पैनिक करेगा। क्यों पता है? बिकॉज ऑफ कोर्स अगर इसमें 6 एलिमेंट्स है, लास्ट का इंडेक्स 5 है, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। दिस चेक हैपन्स एट द रन टाइम, स्पेशली इन दिस केस बिकॉज द कंपाइलर कांट पॉसिबली नो कि यूज़र क्या एंटर करेगा। कंपाइलर को पता ही नहीं ना ये रैंडम फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, तो ये रन टाइम के ऊपर चेक होता है, ठीक है। सो इससे क्या हमें मिलता है इन दिस एग्जाम्पल, रस्ट मेमोरी सेफ्टी प्रिंसिपल एंड एक्शन। तो इससे हमें पता क्या लगता है, ये एक एग्जाम्पल है कि रस्ट कितनी सेफ है। ज़्यादातर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पता है क्या होता है, ये ना चेक नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो आपको दे देते हैं। आपने ना A of 7 मांगा, वो आपको A of 7 दे देंगे। अब होगा कि A of 7 पे, मान लो A of 7 पे कुछ तो पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ना 2 और एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये एलिमेंट आप ओन नहीं करते ना, गार्बेज वैल्यू, ये आपकी वैल्यू नहीं है, कोई और ही पॉइंटर है, कहीं और किसी और ही मेमोरी एड्रेस है, तो वो आपको एरर नहीं देगा, वो आपको दे देगा। इससे क्या होगा ना, आप ना ऐसी मेमोरी को एक्सेस कर रहे होगे जो आप एक्सेस ही नहीं कर सकते, या फिर जो आपको अलाउड नहीं है। रस्ट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ एरर्स बाय इमीडिएटली एग्जिटिंग द प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ अलाउइंग द मेमोरी एक्सेस एंड कंटिन्यूइंग, ठीक है। तो चैप्टर 9 के अंदर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से रीड करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, जिसमें हमने देखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। गॉट इट? तो डेटा टाइप्स के बारे में आई होप यू हैव अ गुड आइडिया कि रस्ट के अंदर डेटा टाइप्स कैसे
काम करते हैं एंड वाई डू वी नीड डेटा टाइप्स. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस डेटा टाइप्स वीडियो. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, दैट फंक्शंस क्या होते हैं. एंड मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.